Hello everyone, this is Shahbaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the third part of CBSE Class 10 History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. Our today's topic is the aristocracy and the new middle class. आज हम लोग aristocracy और new middle class के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. तो कह रहा है चाहे हम अगर सोशली बात करें, सामाजिक रूप से बात करें या राजनीतिक रूप से बात करें, दोनों ही रूप से जो है एरिस्टोक्रेसी ये पूरे कंटिनेंट में, यूरोप की बात कर रहे हैं हम लोग, पूरे यूरोप कंटिनेंट में ये जो है डोमिनेंट क्लास थी, यानी ये सबसे आगे थी. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वेयर बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ डैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स. इसके जितने भी मेंबर्स थे वे लोग जो है बिल्कुल ही कॉमन वे ऑफ लाइफ जीते थे. देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज इफ मैरिजेस. ये लोग के जो फैमिली थे वो आपस में ही एक दूसरे से टाई होकर रहते थे. मतलब सिंपल सा कहे तो ये लोग जो है आपस में ही एक दूसरे से शादी करते थे, यानी इसमें अपने ही जाति में लोग शादी करते थे. ओके. नंबर 4, दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली a small group. The growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. ये जो एरिस्टोक्रेसी थे जो बहुत ही पावरफुल थे, ये जो है हालांकि ये लोग बहुत ही छोटे थे, यानी छोटे छोटे ग्रुप में ये लोग थे. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century. कह रहा है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, वो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ यानी 1750 के बाद जो है स्टार्ट हो चुका था. लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रांस और जर्मनी की, तो यहाँ पर जो है वो 19th सेंचुरी के दौरान स्टार्ट हुआ. मतलब 19th सेंचुरी में जो है फ्रांस और जर्मन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, लेकिन इंग्लैंड में जो है ये बहुत पहले आ चुका था. ये 18th सेंचुरी के हाफ में ही आ चुका था, सेकेंड हाफ में आ चुका था. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बींग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल. कह रहा है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, मशीनीकरण आ गया, तो इससे क्या होता है कि एक नया सोशल ग्रुप बन कर के सामने आया. इसमें एक वर्किंग क्लास था जो लोग काम करेंगे, और एक मिडिल क्लास था जिसमें बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए और इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए. ओके. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privilege gained popularity. कह रहा है कि जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग पढ़े लिखे लोग थे. उन लोगों ने क्या किया, नेशनल यूनिटी का एक आइडिया लाया कि देश में एकता होनी चाहिए, राष्ट्र एकता एक होनी चाहिए, और ये आइडिया मिडिल क्लास वालों को ही था. और इससे क्या हो गया, वो लोग जो है एरिस्टोक्रेसी को, उसका जो पॉपुलैरिटी था एरिस्टोक्रेसी का, उसको वो लोग ख़त्म करना चाहते थे, एबोलिश करना चाहते थे. ओके. अब आता है हमारा अगला टॉपिक, व्हाट डिड लिबरल और नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. लिबरल नेशनलिज्म था वो क्या चाहता था, इसका जन्म क्यों हुआ. इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वेयर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में यूरोप जो है वो लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म जो सोचता था, उनके जो विचार थे उससे ये अलाई किया हुआ था, जुड़ा हुआ था. द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. अब आते हैं लिबरलिज्म का, समझते हैं लिबरलिज्म मतलब होता है क्या है. तो लिबरलिज्म जो है वो लैटिन वर्ड लिबर से बना है, जिसका मीनिंग होता है फ्री यानी आज़ाद. लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ. तो लिबरलिज्म का मतलब होता है कि प्रत्येक को आज़ादी और कानून के सामने सब कोई बराबर. तो लिबरलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब होता है लोगों की आज़ादी,
या फिर कानून के सामने सब कोई बराबर। इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी ये जो है एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहता था जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा बने। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मेन, यानी इन लोगों ने क्या किया, मनुष्य के पुरुषों के जो है एक प्रॉपर्टी को वो लोग बता दिया कि आप लोगों का एक प्रॉपर्टी है कि आप लोगों को राइट टू वोट, आप लोग जो है वोट देने का अधिकार आपके पास होना चाहिए। और सिर्फ वोट देने का अधिकार ही नहीं बल्कि आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस चीज़ के बारे में लिबरलिज्म ने समझा दिया। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल मैन वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टाइड मैन एंड वुमेन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। अब यहाँ इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने जो है लोगों को, बहुत सारे ऐसे पुरुष थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं था, उन्हें क्या कहा कि आप लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, यानी जिनके पास पैसे हैं वही वोट दे और जिनके पास पैसे नहीं हैं वो वोट नहीं देगा। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होगा, इन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। जब इन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स इनसे छीन लिया गया तो विमेन और जो नॉन प्रॉपर्टाइड मेन थे, यानी ऐसे पुरुष जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और महिला, ये लोग जो है आपस में मिलकर क्या किया, एक अपोजिशन मूवमेंट्स बनाया और इन्होंने डिमांड किया कि इन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलनी चाहिए। द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो इस तरह क्या होता है, ये लोग जो है गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे ये लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नर्समबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव टू पास थ्रू 11 customs barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them। तो एक बार की बात है 1833 की बात है, एक मर्चेंट है जो हैम्बर्ग से नर्समबर्ग तक जाता है, वो अपने सामान को बेचने के लिए जाता है। तो उसे होता क्या है कि उसे जो है 11 प्रकार की चुंगी देने पड़ते, 11 प्रकार के कस्टम्स देने पड़ते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार का टैक्स ही होता है, तो ये उसे देना पड़ता है। और हर किसी को अपने कस्टम ड्यूटी का वो लगभग 5% वो देता है, ठीक है। तो इस तरह उसे जो है 11 लोगों को देना पड़ता है, 11 प्रकार का कस्टम देना पड़ता है और हर किसी को 5%। तो इस तरह जो उन्हें जो है बहुत सारे पैसे पे करने पड़ जाते हैं। ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक exchanges and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movements of goods, people and capital। अब इससे क्या होता है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, यानी उन लोगों का जो इकोनॉमिक्स एक्सचेंज था या जो ग्रोथ था, तो ये क्या हो गया, वो लोगों का बंद हो गया, इसके सामने बहुत बड़ा बाधा आ गया। तो इन लोगों ने क्या किया, आपस में तर्क वितर्क किया, आर्गूमेंट किया कि ये लोग जो है यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बनाएंगे जो क्या करेगा, गुड्स, पीपल और कैपिटल का आराम से मूवमेंट करने में मदद करेगा। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो कह रहे हैं इस तरह क्या होता है, अब यूरोप का जो यूनियन था वो क्या क्या सारे टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया, यानी जितने प्रकार के कस्टम ड्यूटीज थे सबको हटा दिया। और उस समय जो है 32 प्रकार के 30 प्रकार के उस समय जो करेंसी चलती थी, और इस 30 प्रकार की करेंसी को उन्होंने हटा करके सिर्फ 2 प्रकार के करेंसी कर दिया। तो 30 से कितने हो गए, सिर्फ 2। इससे क्या हुआ, इससे जो है मर्चेंट लोगों को फ़ायदा हो गया, वो लोग जो है कहीं से भी सामान खरीद के कहीं भी बेच सकते थे। अब उन लोगों को जो करेंसी का झमेला नहीं रहा। ओके, अ न्यू कंजर्वेशन आफ्टर 1815। 1815 के बाद नए कंजर्वेशन लॉ आए। कंजर्वेशन क्या होता है देखते। फॉलोइंग द डिफेक्ट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेयर ड्राइवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म।
नेपोलियन जब 1815 में डिफीट हो गया, हार गया 1815 में, तब यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो लोग जो है कंजर्वेटिज्म को फिर से वापस ले आए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी प्री रिवोल्यूशनरी डेज, लेकिन इनमें से बहुत सारे जो कंजर्वेटिज्म थे वो लोग जो है इस बात को प्रपोज नहीं किए कि फिर से समाज में जो है प्री रिवोल्यूशनरी डेज को वापस लाया जाए। तो उन्होंने इस बात को प्रपोज को एक्सेप्ट नहीं किया। That modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy of Europe. अब क्या रहा है कि अगर हम बात करते हैं कि यूरोप के ऑटोक्रेटिक मोनार्की को ख़त्म करने की, यानी नेपोलियन जो था वो क्या था, वहाँ पे फिर से मोनार्की स्टोर कर लिया था। तो इसको जो है ख़त्म करने की अगर बात करते हैं या तो कह रहा है कि उसके लिए जो है एक मॉडर्न प्रकार के आर्मी चाहिए, एक जो है मजबूत ब्यूरोक्रेसी चाहिए, एक डायनेमिक इकोनॉमी चाहिए, यानी तेज़ी से इकोनॉमी में चेंजिंग आए, और फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना चाहिए। इन 1815 representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 में, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट को ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया इन चारों ने मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था बैटल ऑफ वाटरलू में 1850 में। ओके, तो 1850 में क्या होता है कि ये लोग जो है ये चारों देश के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो लोग आपस में मिल करके नेपोलियन को डिफीट किए थे, और ये लोग जो है वियना में जा कर के मीटिंग किए थे, और इन लोगों ने क्या किया था, यूरोप में सेटलमेंट करने की कोशिश की थी। द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर and France lost the territories it had annexed under Napoleon. तो एक बॉर्बन डायनेस्टी जो था, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान डिपोज्ड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, उसको जो है फिर से पावर मिल गया, वो फिर से जो है पावर अपना गेन कर लिया, और फ्रांस जो है नेपोलियन के अंदर में जो है जो कुछ भी एनेक्स किया था उसने क्या किया, फिर से सब कुछ खो दिया। German Confederation of 39 states that has been set up by Napoleon was left untouched. जर्मनी का जो है 39 स्टेट ऐसे जो नेपोलियन ने क्या किया था, उसको सेटअप किया था, वो उसको जो है किसी ने टच नहीं किया, वो जो है अनटच रह गए। Autocratic did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. तो ऑटोक्रेटिक जो है क्रिटिसिज्म और डिसेंट को जो है टॉलरेट नहीं कर पाया, और इससे क्या हो गया, लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उस पर सवालिया निशान उठते रहे। तो हम लोगों ने देखा क्या, हम लोगों ने देखा ऑटोक्रेटिक को देखा, इसके बाद लिबरलिज्म को देखा, और हम लोगों ने क्या देखा, कंजर्वेटिज्म को देखा। ओके, तो ये तीन प्रकार का हम लोगों ने जो गवर्नमेंट आया या तीन प्रकार के सोशल चेंजेस आए, इसको हम लोगों ने देखा। तो इसमें जो है आप लोगों को इसको वीडियो को फिर से आप लोग देखिएगा, वीडियो में जो कुछ भी लिखा है उसको नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।